कार्यक्रम आकाशवाणी एवं शिक्षा विभाग राजस्थान की संयुक्त प्रस्तुति है। कुछ कहने से पहले सलाम करते हैं, दिल से यही पैगाम करते हैं। ये मत समझिएगा भूल गए हैं आपको, याद तो हम आपको रोज करते हैं। बिल्कुल बच्चों, आपके बिना हमारा मन नहीं लगता, इसीलिए हम आ जाते हैं आपके अपने कार्यक्रम शिक्षावाणी में, जिसमें शिक्षा के साथ लेकर आते हैं हम आपके लिए मनोरंजक पूर्ण कहानियाँ, यानी मीना की कहानी। और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दीदी भारती शर्मा। तो आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी चीजें लेकर आए हैं। तो जान ले पहले क्या क्या लाए हैं। तो उसमें हम सबसे पहले लेकर आए हैं मीना की कहानी, जिसमें आज हम सुनेंगे नदी के किनारे। और उसके बाद कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए लाए हैं हम हिंदी का पाठ 1, हम भारत के भरत खेलते, जिसे प्रस्तुत करने आएंगी अध्यापिका आभा दाधीच। और उसके बाद है कक्षा 10 के विद्यार्थियों की बारी, जिनके लिए आज हम लेकर आए हैं विज्ञान का पाठ 2, धातु एवं अधातु, जिसे प्रस्तुत करेंगे अध्यापक रोहित प्रजापत। तो चले सबसे पहले मीना के पास और सुनते हैं कहानी नदी के किनारे। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, माफ करना कल से जुकाम हो रहा है। चलो अब मिलते हैं मीना से। मीना मीना, हाँ वो रही मीना अपनी क्लास में। मीना की बहन जी भी आज बच्चों को नदियों का पाठ पढ़ा रही हैं। चलो हम भी वहीं चलते हैं। अब समझे बच्चों, हमारे देश में बहुत सी नदियाँ बहती हैं, इसीलिए भारत को नदियों का देश भी कहते हैं। बहन जी, क्या आपने सचमुच की नदी देखी हुई है? हाँ मोनू, मैंने गंगा और यमुना नदियाँ देखी हुई हैं। बहन जी, नदी कैसी होती है? नदी बहुत सुंदर होती है। और मोनू, कुछ नदियाँ तो बहुत बड़ी होती हैं। और सिर्फ यही नहीं, नदियों से हमें खेती और पीने के लिए पानी भी मिलता है। मैंने तो आज तक कोई भी नदी नहीं देखी। बहन जी, मेरे पिताजी ने बताया था कि हमारे गांव से थोड़ी दूर एक नदी बहती है। नदी बहती है, मीना सही कहती है। हाँ मीना, एक नदी है तो। बहन जी, क्या आप हम सबको वो नदी दिखाएंगी? हाँ बहन जी, दिखाइए ना। अच्छा, पहले चुप तो हो जाओ। देखो बच्चों, हम सब नदी देखने जा तो सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम सबको अपने माता पिता से अनुमति लेनी होगी। बहन जी, फिर हम सब जाएंगे कैसे? नदी तो बहुत दूर है। नदी तो बहुत दूर है, लेकिन जाना भी जरूर है। बस में बैठकर जाएंगे। और जाएंगे कब बहन जी? कल। लो भाई, स्कूल की छुट्टी के बाद मीना और उसके दोस्त खुशी खुशी अपने अपने घर लौट रहे हैं। कल वो सब अपनी बहन जी के साथ नदी देखने जो जाएंगे। लगता है मीना और रीना उसी बारे में बात कर रही हैं। आओ देखते हैं। क्या हुआ रीना, क्या सोच रही हो? चाचा चाची तुम्हें नदी देखने की अनुमति तो दे देंगे ना? पता नहीं मीना, मेरी छोटी बहन पारो की तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है माँ और बाबा मुझे घर पे रुक के पारो का ध्यान रखने के लिए कहे। अच्छा मीना, मेरा घर आ गया, मैं चलती हूँ। और जब मीना अपने घर पहुँची, माँ, पिताजी। आओ आओ मीना, बड़ी खुश लग रही हो बेटी। पिताजी, कल बहन जी हम सबको नदी दिखाने ले जा रही हैं।
क्या मैं भी उनके साथ नदी देखने जा सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, बिल्कुल। ओह पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी मीना। तुम भला बच्चों के साथ जाके क्या करोगी मीना की माँ? बहन जी की मदद, ताकि इतने सारे बच्चों को अकेले संभालने में उन्हें कोई मुश्किल ना हो। बात तो सही है। बात तो सही है, क्या खूब कही है। माँ, मैं अभी आई। अरे कहाँ चली? रीना के घर, चाची से कहने कि कल वो भी हमारे साथ चले। और अगले दिन मीना की माँ और बहन जी सब बच्चों के साथ बस में बैठकर नदी पे पहुंची और उनके साथ रीना की माँ और रीना की छोटी बहन पारो भी थे। माँ, देखो तो पारो कितनी खुश हो रही है। भाई सच में रीना की बहन पारो बहुत खुश है, लेकिन पता है नदी देख के सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ? मोनू। अरे वाह दीपू, ये नदी तो सचमुच बहुत सुंदर है। तस्वीर में कितनी छोटी सी लग रही थी, पर बाप रे कितनी बड़ी होती है नदी। दीपू, मोनू, थोड़ा पीछे होके खड़े हो, नदी का बहाव बहुत तेज है। जी बेटी। दीपू, मोनू, हम सारे छुपन छुपाई खेल रहे हैं। हम भी खेलेंगे मीना। हम भी खेलेंगे मीना। लो भाई, सब बच्चे दूर जाके छुप गए और मीना चली उन्हें ढूंढने। बहन जी दूर रीना और मीना की माँ के साथ बातें कर रही हैं। अरे ये क्या? पारो तो नदी की तरफ अकेले चली जा रही है। रीना की माँ ने उसे देख लिया और जोर से आवाज लगाई। पारो, पारो, रुक जा पारो। ओहो, लगता है पारो तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही। पारो! बहन जी भी बहुत घबरा गई थी। उन्होंने मीना को जोर से आवाज लगाई। मीना! जी बहन जी। वो देखो मीना, पारो नदी की तरफ जा रही है। भाग के रोको उसे। जी बहन जी। पारो, रुक जाओ। मीना पारो को आवाजें लगाती हुई उसकी तरफ बहुत तेज दौड़ी। पारो, रुक जाओ पारो, पारो। ओफो, आखिर ये पारो सुन क्यों नहीं रही? शुक्र है मीना ने ऐन वक्त पे पारो को पीछे से पकड़ लिया। पारो घबरा के रोने लगी। ये लीजिए चाची, पारो को संभालिए। पारो, पारो मेरी बच्ची। मीना, मीना अगर आज तुम ना होती तो। ओ पारो, बस बस, अच्छे बच्चे रोते नहीं। अरे पारो को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ बहन जी, शायद जुकाम की वजह से इसे बुखार हो रहा है। 2-3 दिन से इसके कान में भी दर्द हो रहा है। वैद्य जी ने कहा भी था कि। वैद्य जी? इसका मतलब आपने पारो को नर्स बहन जी को नहीं दिखाया? नर्स बहन जी को तो नहीं, पर हम तो हमेशा वैद्य जी के पास ही जाते हैं। और फिर सिर्फ जुकाम और कान के दर्द के लिए नर्स बहन जी के पास क्या जाना। देखो बहन, बुखार, जुकाम या कोई भी बीमारी हो, हमें सिर्फ डॉक्टर या नर्स बहन जी को ही दिखाना चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। दिखाना चाहिए, नीम हकीमों को दूर भगाना चाहिए। अगर आप पारो को 3 दिन पहले ही नर्स बहन जी को दिखा देती तो आज पारो का दर्द कुछ ठीक होता। और मुझे लगता है उसकी सुनने की शक्ति भी कुछ कमजोर हो गई है। सुनने की शक्ति? हाँ चाची, पारो हम सबकी आवाज भी नहीं सुन पाई थी, है ना माँ? हाँ मीना, रीना की माँ बहन जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये नीम हकीम सचमुच जान का खतरा होते हैं। सिर्फ डॉक्टर या नर्स बहन जी ही बीमारी का इलाज कर सकते हैं। उन्हें बीमारियों और उनके इलाज की पूरी और सही समझ होती है। आप सब ठीक कह रहे हैं। आज के बाद मैं कभी भी इन नीम हकीमों के चक्करों में नहीं पड़ूंगी और गांव पहुंचते ही पारो को नर्स बहन जी के पास लेके जाऊंगी। हाँ, लेके जाऊंगी, दवाई दिलाऊंगी। रीना, मोनू, सब बच्चे जल्दी से आ जाओ, अब हम वापस जा रहे हैं। बहन जी, हमने नदियों का पाठ पढ़कर सचमुच की नदी तो देख ली। मैं सोच रहा था कि अब पर्वतों का पाठ कब पढ़ेंगे। भाई वाह, मजे मजे में कितना कुछ सीखने को मिल गया। मैं भी अब सीधे नर्स बहन जी के पास जाके अपने
जुकाम की दवाई लूंगा। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू कैसी कविता बना रहे हैं। डॉक्टर को तुम जल्द दिखाना अगर पड़ो बीमार। नीम हकीमों के चक्कर में मत फंस जाना यार। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। गाना सुन के मजा आया ना? तो चलो अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर। शाबाश। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे। हाँ, तो आज का अक्षर है ब। सबसे पहले बताओ ब से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बिल्कुल सही जवाब मीना। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे? भारत के एक बहुत मशहूर शहनाई वादक। हाँ, चलो बच्चों, अब ब से किसी जानवर का नाम बताओ। बारहसिंगा। शाबाश सुमी। बच्चों, बारहसिंगा एक तरह का हिरण होता है जो असम और भारत के अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। बहन जी, क्या बारहसिंगा के 12 सींग होते हैं? नहीं दीपू, सींग तो उसके 2 ही होते हैं। लेकिन हाँ, जैसे किसी पेड़ की कई टहनियाँ होती हैं, ऐसे ही बारहसिंगा के दोनों सींगों पर इधर उधर निकले छोटे बड़े बहुत सारे सींग होते हैं। चलो बच्चों, अब ब से शुरू होने वाली कोई चीज। बर्फी। शाबाश मोनू। चलो अब बताओ ब से किसी जगह का नाम। बनारस। शाबाश कृष्णा। और बनारस भारत के कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। हाँ, और बनारस कहाँ बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। शाबाश। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ,
पीओ बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड HPO नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। मजा आ गया मीना की कहानी में और सुन ली कहानी नदी के किनारे। बहुत मनोरंजक पूर्ण होती है मीना की कहानी। तो आज हमारे प्यारे बच्चों ने सुनी कहानी नदी के किनारे। भाई अब समय हो गया है पढ़ाई का, क्योंकि पढ़ाई भी करना है ना। तो अपनी अपनी नोटबुक और किताबें निकाल लें, पेंसिल निकाल लें। शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस शिक्षावाणी कार्यक्रम में कक्षा 5 और कक्षा 10 के विद्यार्थी पढ़ेंगे अपने अपने विषय। तो आरंभ करते हैं कक्षा 5 की हिंदी विषय की पुस्तक से ये पाठ, जिसका नाम हम भारत के भरत। आज इस कार्यक्रम में आपकी अध्यापिका हैं आभा दाधीच। ये आलेख और प्रस्तुति भी उन्हीं की है। समीक्षक मंजेश चौरसिया। प्यारे बच्चों, जय हिंद। आकाशवाणी और शिक्षा विभाग राजस्थान की अनूठी पहल शिक्षावाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब मजे में होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं एक गीत की पंक्तियों के साथ। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। बच्चों, ये गीत तो आप सबने सुना ही होगा। जोश और देशभक्ति से भरा ये गीत सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो जाते हैं और खुद को एक नन्हा सैनिक समझकर मार्च करने को तैयार हो जाते हैं। दाहिने बाएं थम। क्या आप सभी ऐसा करते हैं? हमारे देश के सभी बच्चे किसी सैनिक से कम नहीं हैं। और ये सैनिक नन्हे हुए तो क्या, बहादुरी में किसी से भी पीछे नहीं हैं। बच्चों, अभी तक आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, आज हम वीरता और देशभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे और ये पाठ है एक कविता जिसका शीर्षक है हम भारत के भरत। आंखों में चमक आ गई सभी बच्चों के कविता के बारे में सुनकर। हम जानते हैं कविता सभी बच्चों को पसंद होती है। थोड़े ही शब्दों में बहुत सारी बातें जो कह देती हैं और इसे लय में गाया भी जा सकता है, बिल्कुल एक गीत की तरह। तो चलिए जल्दी जल्दी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और निकालिए पाठ 1, हम भारत के भरत। हमारी ये कविता भारत के लोगों की वीरता और संघर्ष के बारे में बताती है। इस कविता में बताया गया है कि भारत के बच्चों को निडरता और बहादुरी के गुण बचपन से ही मिल जाते हैं और इसी कारण वो बड़े होकर महान व्यक्ति बनते हैं। बच्चों, आपने कभी किसी महान व्यक्ति के बारे में कुछ पढ़ा है? जैसे छत्रपति वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भगत सिंह या कोई और अन्य महान व्यक्ति? जरूर आप कुछ तो जानते ही होंगे। तो इनके बारे में पढ़ते समय आपने जाना ही होगा कि ये सभी लोग बचपन से ही वीर, साहसी, मेहनती और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी थे। तभी तो आगे चलकर ये सभी लोग महान कार्य करके महान व्यक्ति कहलाए। और हमारी कविता भी यही कहती है कि भारत भूमि पर महान लोग ही जन्म लेते हैं। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ अपनी पुस्तक में कविता पढ़ेंगे और ध्यान से सुनकर इसका अर्थ समझेंगे। और हाँ, कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखते जाएंगे। तैयार हैं आप? तो हम शुरू करते हैं हमारी कविता। हम भारत के भरत।
हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कविता की इन पंक्तियों में हमें बताया गया है कि भारत के सभी बच्चे भरत के समान हैं, निडर और बहादुर। बच्चों, क्या आप जानते हैं भरत कौन थे? भरत राजा दुष्यंत के पुत्र थे, जो एक महान राजा बने, और उनके महान होने के कारण ही हमारे देश का नाम उनके नाम पर भरत रखा गया। तो जब भरत छोटे बच्चे थे, तब वो शेरों के बच्चों के साथ खेलते थे और शेरों के दांतों की गिनती गिनकर गिनती सीखा करते थे। इतने बहादुर थे। और इस पंक्ति में भारत के बच्चों की तुलना भरत से करते हुए बताया गया है कि यहाँ के बच्चे भरत के समान ही बहुत बहादुर होते हैं। और ऐसा किस देश में होता है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में। और इस धरती पर हिंदुस्तान जैसा कोई और देश नहीं है। बच्चों, हमारी इस कविता के 3 पद्यखंड हैं। पद्यखंड होता है कविता का छोटा हिस्सा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला पद्यखंड। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बच्चों, इन पंक्तियों में कहा गया है कि इस मिट्टी में यानी भारत देश की मिट्टी में पैदा होना बड़े ही गर्व की बात है। गर्व का अर्थ है सम्मान। ये बड़े ही सम्मान की बात है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। पुरखों का अर्थ होता है पूर्वज, और पूर्वज का अर्थ है बच्चों, जैसे आपके पिताजी, आपके दादाजी और उनके भी पिताजी और दादाजी, ये सब आपके बड़े कहलाते हैं, आपके पूर्वज। सौगात यानी उपहार, और उपहार तो सभी बच्चों को प्रिय होते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि साहस और वीरता ऐसे महान गुण हमारे पूर्वजों ने हमें उपहार में दिए हैं, और पूर्वजों के दिए ये उपहार हमें अत्यधिक प्रिय हैं। अब पढ़ते हैं अगली पंक्तियां। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। बड़ी बड़ी ज्वालाओं का अर्थ होता है आग की बड़ी बड़ी लपटें, और चिंगारियां होती हैं आग के छोटे छोटे कतरे। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी ज्वालाएं कहा गया है वीर, महान, प्रतापी लोगों को, और चिंगारी कहा गया है छोटे छोटे बहादुर बच्चों को। और इस प्रकार इस पंक्ति में कहा गया है कि ये छोटी छोटी चिंगारियां यानी भारत के बच्चे किसी महान व्यक्ति से कम नहीं हैं। कांटे यानी कष्ट, कठिन मेहनत का समय, और फूल का अर्थ है सुख का समय। बच्चों, आपने बगीचे में पौधों को उगते हुए तो देखा ही होगा। जैसे गुलाब का पौधा, उसमें उस पौधे में कांटे पहले ही आ जाते हैं और फूल पाने के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी होती है। यही प्रकृति का नियम है। तो इस देश के बच्चों की परवरिश प्रकृति के नियमानुसार ही की जाती है। पहले कठिन परिश्रम करना होता है और उसका फल यानी सुख का समय बाद में स्वतः ही मिल जाता है। अब बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कभी दहकते यानी शौर्य दिखाते, बहादुरी दिखाते हुए, और कभी महकते यानी प्रेम दर्शाते हुए। हम जीते या मरते जो भी काम करते हैं शान से करते हैं। बच्चों, इस पंक्ति में कवि हमसे कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं और उनमें कई गुण होते थे। वो कभी युद्ध के मैदान में बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मनों को मार गिराते थे, तो कभी दयालु परोपकारी बन लोगों की मदद करते और उन्हें जीवन दान देते। भांति भांति के गुणों के धनी हम भारतवासी कभी मातृभूमि के लिए तो कभी मानवता के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, और इस बात पर हमें अभिमान है। और ऐसा किस देश में होता है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में। और इस धरती पर हिंदुस्तान जैसा कोई और देश नहीं है। यहाँ खत्म होता है हमारा पहला पद्यखंड। अब हम चलते हैं दूसरे पद्यखंड की ओर। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने,
उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। बच्चों, समर का अर्थ है युद्ध और ललकारने का अर्थ है दुश्मन को युद्ध के लिए चुनौती देना। इन पंक्तियों में भारत के वीर योद्धाओं के शौर्य और पराक्रम के विषय में बताया गया है कि जब हम भारतीय युद्ध के मैदान में किसी को ललकारते हुए और बहादुरी से लड़ते हैं तो हमें लड़ता हुआ देखकर पूरा संसार आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा लेता है। बच्चों, अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य और दांतों तले उंगली दबाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। बच्चों, क्या आप जानते हैं मुहावरा क्या होता है? एक विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश यानी वाक्य के छोटे टुकड़े को कहते हैं मुहावरा। पढ़ते हैं अगली पंक्तियां। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। बच्चों, सदी यानी 100 साल और सदियों का अर्थ है कई 100 साल और व्रत का अर्थ होता है संकल्प लेना। और इस पंक्ति में 12 मास का अर्थ है सदैव, हमेशा। इन पंक्तियों में हमें बताया गया है कि हमारे देश का इतिहास कई 100 साल पुराना है। इसके पन्ने महान लोगों की वीरता की कहानियों से भरे हुए हैं और हमारे इस प्राचीन और विस्तृत इतिहास से हमें यह जानने को मिलता है कि भारत में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जो देशभक्ति और स्वामी भक्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने और बलिदान करने के लिए सदैव दृढ़ संकल्प रहा करते थे। बच्चों, आपने स्वामी भक्त चेतक की कहानी तो सुनी ही होगी। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में घायल होने पर भी महाराणा प्रताप की जान बचाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। और हाँ, पन्नाधाय की देशभक्ति की कहानी के बारे में आप जानते हो? मैं बताती हूँ। पन्नाधाय ने मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। इसी प्रकार भामाशाह, गुरु तेग बहादुर आदि महान व्यक्तियों के त्याग और बलिदान की कहानियां हमारे इतिहास को गौरवान्वित करती हैं। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों, खान वह स्थान होता है जहां से खुदाई करके हीरे को निकाला जाता है जो कि एक बेशकीमती रत्न होता है। और यहाँ पर खान भारत देश को कहा गया है, भारत भूमि को कहा गया है। इन पंक्तियों में कहा गया है कि भारत देश एक हीरे की खान है। यहाँ पर जो भी जन्म लेता है वो हीरे के समान मूल्यवान होता है और ये बिल्कुल सही भी है। हमारे देश के महान व्यक्ति हमारे लिए मूल्यवान रत्न ही हैं। और ऐसा किस देश में होता है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान जैसा कोई और देश नहीं। यहाँ खत्म होता है हमारा दूसरा पद्यखंड। अब हम चलते हैं अगले पद्यखंड की ओर। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बच्चों, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो ना? और अगर आपकी माँ किसी मुसीबत में हो तो आप क्या करोगे? हाँ, आप अपनी जान देकर भी अपनी माँ की रक्षा करोगे। बहुत प्यारा रिश्ता होता है माँ और बच्चे का। इसी प्रकार हम हमेशा अपनी धरती को और अपने देश को माँ समान मानते हैं। और इन पंक्तियों में बताया गया है कि ये देश, ये जन्मभूमि हमें जान से भी प्यारी है और यहाँ पे रहने वाला हर बच्चा चौकस यानी सावधान रहकर इसकी पहरेदारी करने की यानी इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता है कि कोई शत्रु इसको किसी भी प्रकार से नुकसान न पहुंचा सके। और इसका अर्थ है कि भारत का प्रत्येक बच्चा एक नन्हा सिपाही है। बिल्कुल बच्चों, आप सभी इस देश के नन्हे सिपाही हैं। अगली पंक्तियां देखते हैं। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। यहाँ पर नन्हे बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे प्रण करें कि खूब मेहनत करेंगे, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाए। हम किसी मुसीबत से डरते नहीं हैं। हमने माँ का दूध पिया है,
इसीलिए हम डट कर मुसीबत का सामना करेंगे। बच्चों, माँ का दूध प्रतीक है हिम्मत और साहस का, और भारत के सभी बच्चे सौगंध खाते हैं, यानी प्रण करते हैं कि खूब परिश्रम कर हर कठिन घड़ी का सामना करने के लिए खुद को तैयार करेंगे। अंतिम पंक्तियां देखते हैं। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसी उम्र में यानी 55 में। परिचय पाना का अर्थ है जानना। यहाँ किसे जानने की बात की गई है? श्रम और बलिदान को जानने की। इन पंक्तियों में कहा गया है कि हम भारत के बच्चों को कम उम्र में ही श्रम और बलिदान के महत्व को जान लेना चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि हमारा श्रम देश के विकास के लिए और हमारा बलिदान देश की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, सदैव परिश्रम और ईमानदारी से अपना कार्य करते रहें, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। यह भी सच्ची देशभक्ति है। और ऐसा किस देश में होता है? सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान जैसा कोई देश नहीं। यहाँ खत्म होती है हमारी कविता। बच्चों, कैसी लगी कविता? आप मन ही मन गर्व महसूस कर रहे होंगे कि आपने भारत भूमि पर जन्म लिया, और इस कविता का उद्देश्य भी यही है, आपको भारत के प्राचीन गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना और उससे प्रेरित करना, ताकि आपके हृदय में भी देशभक्ति का बीज बोया जा सके, और यही बीज भविष्य में एक पौधा और पौधे से देशभक्ति के विशाल वृक्ष का रूप ले सके। तो देखा बच्चों, आपने छोटी सी कविता ने हमें ढेर सारी जानकारी दी। हमारे देश के इतिहास, स्वाभिमान, बलिदान की कहानियों से हमारा परिचय कराया, बिल्कुल गागर में सागर की तरह। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि कविता की एक विशेषता यह होती है कि उसे गाया भी जा सकता है, एक गीत की तरह। तो आइए हम इसे लय में गाते हैं। आप सब भी अपनी पुस्तक में देखकर मेरे साथ गाइए। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बहुत ही सुंदर कविता है, और गीत की तरह गाने पर तो इसका आनंद ही दुगना हो गया। मजा आया आप सबको? और इसका आनंद बढ़ा करके चौगुना करना चाहते हैं तो आप इस कविता को अपने विद्यालय में 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी के दिन जरूर गाइएगा। तो बच्चों, आज हमने जाना भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में, जिससे प्रेरित होकर हमारे देश के नन्हे नन्हे बालक देशभक्ति से युक्त व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आशा करती हूँ आप इस कविता से प्रेरणा लेकर देश के नन्हे सैनिक बनकर देश सेवा को अपना लक्ष्य बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। कक्षा 5 के विद्यार्थियों, आपने अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ये पाठ पढ़ा, हम भारत के भरत।
ये आलेख और प्रस्तुति आपकी अध्यापिका आभा दादीज की थी और इसकी समीक्षक मंजेश चौरसिया। शिक्षा वाणी में अब कक्षा 10 के विद्यार्थियों की बारी। आज आपके विज्ञान विषय से पाठ है धातु और अधातु। सुनिएगा ध्यान से अपने अध्यापक रोहित प्रजापति का ये आलेख और प्रस्तुति। तो चलें कक्षा में। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज आप सुनने जा रहे हैं कक्षा 10 के विषय विज्ञान का पाठ धातु एवं अधातु। बच्चों, हम हमारे आसपास विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं, महसूस करते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, लकड़ी, टेबल, कुर्सी, बर्तन आदि। हम यह भी जानते हैं कि हमारे घर में रखी टेबल लकड़ी की या लोहे की बनी होती है। हमारे घर में रखा प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम का बना होता है। हमारे घर में रखी कुर्सी, टेबल प्लास्टिक की या लोहे की बनी होती है। हमारे घर में उपयोग में आने वाले विद्युत तार की बात करें तो वे एल्यूमिनियम, तांबा आदि के बने होते हैं तथा इनके ऊपर रबर अथवा पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड की परत चढ़ी होती है। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर के परिवेश में मौजूद समस्त पदार्थ किसी न किसी धातु से या अधातु से मिलकर बने होते हैं। इन पदार्थों के गुण धर्मों की तुलना करके हम इनका वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम धातुओं के भौतिक गुणों की बात करते हैं। लोहे की कील, प्रेशर कुकर, लोहे की कढ़ाई, तवा आदि की सतह को जब हम रगड़ते हैं तो इनमें एक विशेष चमक दिखाई देती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। हम पाएंगे कि लगभग सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K मुलायम होती है, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। इसी तरह से अपवाद स्वरूप मरकरी Hg द्रव अवस्था में होती है। हम पाएंगे कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। लोहे की चादर सबने देखी है ना। हमारे घर में रखे बहुत से बर्तन धातुओं को पीटकर ही बनाए जाते हैं। धातुओं को खींचकर तार भी बनाए जा सकते हैं, जिनका उपयोग विद्युत तारों के रूप में किया जाता है। हम सब ने विद्युत के तार देखे हैं, जिनके ऊपर रबर की या पीवीसी की परत चढ़ी होती है। इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने या गोल्ड को खींचकर लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। बच्चों, तवे पर हमारी मम्मी जब रोटी सेकती है तो तवा पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। कढ़ाई में जब पूरी निकालती है तो कढ़ाई के कुंदे भी गर्म हो जाते हैं, जबकि कढ़ाई व तवे की पूरी सतह को हमने गर्म नहीं किया। अर्थात धातुओं में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। बिजली के तार धातु के बने होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। बच्चों, विद्यालय की घंटी देखिए ना, जिस पर प्रहार करने से उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण को हम ध्वनिकता कहते हैं। हमने धातुओं के लिए धात्विक चमक, भौतिक अवस्था, आघात वर्धनीयता, तन्यता, ऊष्मा चालकता, विद्युत चालकता, ध्वनिकता के गुणों को समझा। क्या यही सब गुण अधातुओं में भी होते हैं? आइए पता करते हैं। बच्चों, कोयले को, रबड़ को, लकड़ी को हम सब ने देखा है। क्या यह लोहे, एल्यूमिनियम की तरह या हमारे बर्तनों की तरह चमकदार दिखते हैं? नहीं ना बच्चों, अधातुओं में चमक नहीं होती है, परंतु हीरा जो एक अधातु है अत्यंत चमकदार होता है। अधातुएं गैस, द्रव व ठोस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, हाइड्रोजन H आदि गैस अवस्था में, ब्रोमीन Br द्रव अवस्था में तथा सल्फर S व फास्फोरस P आदि ठोस अवस्था में होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, जो धातु न होकर एक अधातु है।
इसी के साथ देखते हैं कि अधातु पर आघात करने पर यह बिखर जाती है, अर्थात भंगुर होती है। इसका अर्थ यह है कि धातुओं को पीटकर चादर नहीं बनाया जा सकता, न ही अधातुओं को खींचकर उनका तार बनाया जा सकता। अर्थात अधातुओं में न तो आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है और न ही तन्यता का। अधातुओं को पीटने पर कोई विशेष ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होती, इसलिए विद्यालय की घंटी लोहे या पीतल की बनाई जाती है, प्लास्टिक या लकड़ी की नहीं। अधातुएं ऊष्मा की व विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट जो एक अधातु है विद्युत का सुचालक होता है। बच्चों, पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की ही बनी होती है। हमने जाना कि भौतिक गुणों में बहुत सारे अपवाद पाए जाते हैं। इस कारण भौतिक गुणों के आधार पर धातु अधातु का वर्गीकरण पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएगा। अतः इनके उचित वर्गीकरण के लिए हम रासायनिक गुणों को समझते हैं। आइए चलते हैं बच्चों धातुओं के रासायनिक गुणों की ओर। सबसे पहले हम धातुओं की वायु के साथ दहन की क्रिया को समझते हैं। बच्चों, धातुएं वायु के साथ जलकर धात्विक ऑक्साइड देती है, जैसे कॉपर Cu कॉपर ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम Al एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम और जिंक या जस्ता के ऑक्साइड अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। वायु अर्थात ऑक्सीजन के साथ अलग अलग धातुएं अलग अलग क्रियाशीलता दिखाती है। कुछ धातुएं जैसे सोडियम पोटेशियम इतनी तेजी से इस क्रिया में भाग लेती हैं कि इन्हें खुले में नहीं रख सकते, इसलिए इनको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। बच्चों, अब हम समझेंगे कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस H2 व धात्विक ऑक्साइड बनाती है। यह धातु ऑक्साइड जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कुछ धातुएं जैसे सोडियम पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है। यह ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को जलाकर ज्वाला उत्पन्न करती है। कुछ धातुओं जैसे कैल्शियम की अभिक्रिया की यह ऊष्मा इतनी नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस जलने लगे। कुछ धातुएं जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे जल से क्रिया कर लेती हैं। कुछ धातुएं जैसे मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया नहीं करती परंतु गर्म जल से कर लेती हैं। कुछ धातुएं जैसे एल्यूमिनियम आयरन या लोहा जिंक या जस्ता न तो ठंडे जल से न ही गर्म जल से क्रिया करते हैं, परंतु यह धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। इसी तरह अब हम जानेंगे कि अम्लों के साथ धातुओं का क्या व्यवहार होता है। बच्चों, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अभिक्रिया की तीव्रता के आधार पर मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ सबसे तीव्र अभिक्रिया दर्शाती है। इससे कम एल्यूमिनियम, फिर जिंक या जस्ता, फिर आयरन या लोहा दर्शाते हैं। बच्चों, तनु HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कॉपर अभिक्रिया नहीं करता है। एक विशेष बात सुनिए बच्चों, जब 3:1 के अनुपात में अर्थात 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl व 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को एक्वा रेजिया या अम्लराज कहते हैं, जो इतना प्रबल होता है कि गोल्ड या सोने को भी गला देता है। जबकि अलग अलग न तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसा कर सकता है और न ही नाइट्रिक अम्ल। अब हम जानेंगे कि धातुएं दूसरी धातुओं के लवणों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है। पिछले अध्याय में हमने विस्थापन अभिक्रिया को समझा, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देती है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता को समझने के लिए विस्थापन अभिक्रिया ही सबसे सटीक तरीका है, जिससे हम बहुत ही आसानी से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं। इसी क्रम में सक्रियता श्रेणी की बात करें तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मुख्य बात यह है कि यह श्रेणी विस्थापन के प्रयोगों के बाद तैयार की गई है। इस श्रेणी में सबसे ऊपर पोटेशियम
फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर तथा सबसे अंत में गोल्ड को रखा गया है। क्या समझे? सबसे ऊपर वाली धातु अर्थात पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है तथा सबसे अंत की धातु अर्थात गोल्ड, सोना सबसे कम क्रियाशील होता है। श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर या बाएं से दाएं जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। अब हम समझेंगे कि धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। पिछली कक्षाओं में हमने तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझा, संयोजकता कोश को समझा, संयोजकता कोश के पूर्ण अपूर्ण होने को समझा। इसी के आधार पर हम तत्वों की क्रियाशीलता को समझते हैं। बच्चों, सोडियम परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। यदि यह इसे त्याग दे तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जो एक स्थायी अष्टक है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से ऋणायन की कमी सोडियम धनायन का निर्माण करती है। इसी प्रकार क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन लेने से ऋणायन की वृद्धि क्लोरीन ऋणायन का निर्माण करती है। दोनों आयनों सोडियम धनायन व क्लोरीन ऋणायन के मध्य स्थिर वैद्युत बल उत्पन्न होता है, जिससे दोनों मिलकर NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। हमने अभी NaCl के रूप में आयनिक यौगिक के निर्माण को समझा। इसी तरह अन्य आयनिक यौगिकों का भी निर्माण होता है। ये आयनिक यौगिक मजबूत आकर्षण बल के कारण कठोर होते हैं तथा सामान्यतः भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। स्थिर वैद्युत बल के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील भी होते हैं। आयनिक यौगिकों के विलयन में आयन होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयन नहीं होने के कारण विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता। अतः हम कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों का विलयन या गलित यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। हमने धातुओं के कई गुणों को सुना और समझा, परंतु क्या हम जानते हैं कि इन धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो आइए जानते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातुओं के इन अयस्कों से शुद्ध धातु को पृथक करना धातु का निष्कर्षण कहलाता है। यह निष्कर्षण अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ धातुएं जैसे सोना, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आदि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। अधिक अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि यौगिकों के रूप में ही पाई जाती है। कुछ धातुएं जैसे जिंक या जस्ता, आयरन या लोहा, लेड आदि ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। आधारभूत रूप में धातु के ऑक्साइड का अपचयन करके मूल धातु प्राप्त की जाती है। अतः अब यदि कोई अयस्क सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में है तो पहले उसको धातु ऑक्साइड में बदलना होगा। सल्फाइड अयस्क के लिए यह प्रक्रिया भर्जन कहलाती है तथा कार्बोनेट अयस्क के लिए यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त धात्विक ऑक्साइडों की कार्बन से अभिक्रिया करवाकर धातु प्राप्त की जाती है। अपचायक के रूप में यहाँ कार्बन को लिया गया, जबकि यहाँ अन्य अधिक क्रियाशील धातु को भी अपचायक के रूप में लिया जा सकता है। इसी विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी व मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से करवाई जाती है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम सूत्र के रूप में Fe2O3 प्लस 2 परमाणु एल्यूमिनियम Al, तीर का निशान 2 परमाणु आयरन Fe प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस ऊष्मा के रूप में दर्शाते हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कार्बन द्वारा नहीं किया जा सकता। अतः इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। हमने धातुओं को विभिन्न प्रक्रमों द्वारा प्राप्त किया, परंतु इस तरह प्राप्त धातुओं में कुछ उपद्रव्य होते हैं
इन उपद्रव्यों को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने को धातु का परिष्करण कहते हैं। इस हेतु विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि को प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें कैथोड पर हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है, जबकि अशुद्धियां एनोड पर एनोड पंख के रूप में निक्षेपित हो जाती है। बच्चों, हमने देखा है कि धातुओं की वस्तुओं पर कुछ समय बाद कोई अन्य पदार्थ दिखने लगता है। जैसे चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है, जिसमें चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की काली परत बना लेती है। तांबे की वस्तुओं पर हरे रंग का पदार्थ दिखाई देता है, जो तांबे की नमी युक्त कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया के फलस्वरूप बना कॉपर कार्बोनेट होता है। लोहे पर चढ़ा भूरे रंग का पदार्थ आयरन ऑक्साइड होता है, जो लोहे की नम वायु के साथ क्रिया के फलस्वरूप बनता है। बच्चों, इन्हीं प्रक्रियाओं को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से धातु खत्म होने लगती है तथा उसकी उपयोगिता समाप्त होने लगती है। इस हेतु पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन जिसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है करके, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर धातुओं को, विशेषकर लोहे को, जंग लगने या संक्षारण से बचाया जा सकता है। इन विधियों में सबसे उपयुक्त विधि मिश्रात्वन होती है। यह विधि संक्षारण से तो बचाती ही है, साथ ही धातुओं के अच्छे गुणधर्म भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे लोहा शुद्ध रूप में नरम होता है, इसमें कार्बन मिलाने पर यह कठोर हो जाता है। लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो लोहे से कठोर व जंग निरोधक होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है एवं तत्पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर ही शीतलीकृत किया जाता है। सोने की अगर बात करें तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है तथा यह काफी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। इसका तात्पर्य यह है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाता है। यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा या मरकरी हो तो इस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। इसी तरह बच्चों, तांबा एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल तथा तांबा एवं टिन की मिश्र धातु कांसा कहलाती है, जो कि विद्युत की कुचालक होती है, जबकि हम जानते हैं कि तांबा विद्युत का सुचालक होता है। इसी तरह सीसा एवं टिन की मिश्र धातु सोल्डर है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आपको पता है बच्चों, लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया। यह लौह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा 8 टन वजनी है। उन लौह कर्मियों ने इस स्तंभ को जंग से बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जंग से प्रतिरोधकता का अवलोकन करने के लिए विश्व के कई वैज्ञानिक यहाँ आ चुके हैं। है ना मजेदार बात? तो कैसा लगा बच्चों? मजा आया ना? अब हम घर पर रहकर धातु व अधातु का दोहरान करेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों, आपके विज्ञान विषय का ये पाठ था धातु और अधातु। आपने बड़े विस्तार से इसके बारे में जाना, समझा और आपसे ये कहते हैं कि आप भी इसे और पढ़िएगा। आपको इतना बताएं, ये आलेख आपके अध्यापक रोहित प्रजापति का था। समीक्षक के तौर पर थी डॉक्टर गिरिराज किशोरी दाधीच। आज का शिक्षा वाणी बस यहीं तक। तो रहिएगा हमेशा किताबों के संग, अपने स्वास्थ्य के संग। आज जो घड़ी की सुइयां हैं बच्चों, इजाजत नहीं देती आपसे और बात करने के लिए, क्योंकि हमें कल भी आना है नई मीना की कहानी के साथ, नई कक्षा के नए विषयों और नए पाठ के साथ। तो तब तक अपनी भारती दीदी को और शिक्षावाणी कार्यक्रम को दीजिए इजाजत। जय हिंद।